हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस की क्लास लेके हूँ। इसमें हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हमारे चैनल पर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखें। जीके जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। और जैन धर्म भी आपकी दो शाखाओं में डिवाइड हुआ था। एक आपका श्वेतांबर होता है, दूसरा दिगंबर होता है। तो जो स्थानकवासी का संबंध है आपके श्वेतांबर से। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैतरेयी ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपी पेन लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। ये जीके जीएस के जो क्वेश्चन है थोड़े से हाई लेवल पे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको कवर करा रहे हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। आपके मुख्य रूप से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए इसके अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद आपका सबसे नवीनतम वेद है। जबकि सामवेद को संगीत का जनक बोला जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं उसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन अब आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं ना कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कह रहे गरजात पहाड़ियाँ, तो गरजात पहाड़ियाँ जो है आपके उड़ीसा में स्थित है, तो ये तो आपका सही है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र कह रहा है, जबकि आपकी जो मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया बी, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं ना कौन सा गलत है। और जिसके अलावा जैसे नल्लाई पहाड़ियाँ होती हैं, तो नल्लाई पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और सेवराय भी आपके तमिलनाडु में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा और नोट करने के साथ साथ इनका रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। जैसे कई बार क्या होता है हम एग्जाम में याद तो कर लेते हैं एवरेस्ट चोटी कहाँ पे स्थित है, कंचनजंगा कहाँ पे है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी किस पर्वत में है, हिमालय का विभाजन कैसे हुआ, किस हिमालय में आएगी। लेकिन अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम में लगाएंगे तो क्या क्रम होगा। तो अगर इनको पूर्व से पश्चिम में क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आपकी कंचनजंगा आती है। कंचनजंगा के पश्चात आपकी माउंटेन एवरेस्ट चोटी आती है। इसके पश्चात आपकी अन्नपूर्णा आती है, तब धौलागिरी आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो अपने पास एक मैप लेके रखिए। जो भी पढ़ें कि अन्नपूर्णा यहाँ पे है, धौलागिरी यहाँ पे है, ये हिमालय यहाँ से निकला, इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। कुछ आपको हिमनदों के नाम दिया है, तो कह रहा है कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो मिलम हिमनद आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। जो भारत के दक्कन के स्थित में पठार है वहाँ पे जो बेसाल्ट के निर्मित लावा शैल हैं, जो चट्टान पाई जाती है ना बेसाल्ट से निर्मित, उनका निर्माण किस युग में हुआ है। जैसे हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। जैसे हिमालय को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का निर्माण कब हुआ था, हिमालय के स्थान पर पूर्व में क्या पाया जाता था,
तो हिमालय के स्थान पर पूर्व में तैतीस सागर पाया जाता था। और जो प्लेटो का भूविवर्तनिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है। तो जो आपको बेसाल्ट निर्मित लावा सैलोन, इसका निर्माण आपके किस युग में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा लिए थे, आज की वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की स्पेशल क्लास चली रही है, बाकी जो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण, ये हम आपके साइंस की क्लास में कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका पॉलिटी बचता है, हिस्ट्री बचता है, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको इस क्लास में कवर हो जाएगा। और करंट की स्पेशल क्लास चली रही है, आप इन तीनों क्लासेस को देखते रहिए और रेगुलर वे पे नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। जो आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस के, आसानी से इन्हीं तीनों वीडियो से आप कवर कर लेंगे, इसलिए रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। तो कह रहे किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो जो आपका कोच्चि बंदरगाह होता है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। जैसे पारादीप बंदरगाह होता है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो पारादीप बंदरगाह आपके उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह का आधिकारिक नाम फ्रंट बे होता है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, जो अंडमान निकोबार 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हैं दोनों, और इस द्वीप समूह को सर्वोच्च शिखर आपका सैडल पीक होती है। और सैडल पीक को पल्यार शिखर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने नोट किया कि सैडल पीक को पल्यार शिखर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पल्यार शिखर किस द्वीप समूह में स्थित है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम इसमें तो गलत आंसर दिया, जबकि पल्यार शिखर को हम सैडल पीक कहते हैं। तो सैडल पीक आपकी स्थित कहाँ पे है? तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक आबादी पाई जाती है? तो आपके सालसेट द्वीप में, क्योंकि सालसेट द्वीप में ही आपका मुंबई शहर स्थित है जिसमें सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। आपका माजुली द्वीप, माजुली द्वीप आपके गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र पर स्थित है। और असम का जो माजुली द्वीप होता है भारत का पहला द्वीप जिला है। अगर पूछेगा भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सी? सैडल पीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो सालसेट द्वीप समूह में कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें आपका मुंबई शहर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसे पूछ सकता है कि मुंबई शहर किस में स्थित है, या ये शहर किस द्वीप में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल या पवन के वेग का मापन करते हैं, ये तो सुमेलित है। इसके अलावा एमीटर, एमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। टैक्योमीटर से दाबांतर, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है जिसके माध्यम से क्षैतिज दूरियां, लंबवत दूरियां और उन्नयन दिशाओं का मापन करते हैं, जिसके माध्यम से दाबांतर का मापन नहीं करते। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। पायरोमीटर से उच्च दाब का मापन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, क्योंकि कह रहा है ना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिर दाबांतर का, वायुमंडलीय दाब का मापन किसके माध्यम से करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं बैरोमीटर के माध्यम से। बैरोमीटर में पारे धातु का प्रयोग करते हैं। और जो गैसों का दाब होता है, गैसों के दाब का मापन करते हैं मैनोमीटर के द्वारा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट जरूर करते जाइएगा। पायरोमीटर, पायरोमीटर के माध्यम से बहुत ही उच्च ताप का मापन करते हैं। और पायरोमीटर विकिरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर पूछेगा किस नियम पर आधारित होता है, तो स्टीफन के नियम पर। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप की वस्तुओं का मापन हम पायरोमीटर के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर कोई भी वस्तु क्या करती है? विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। इसलिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर किसी भी वस्तु का मापन हम पायरोमीटर के माध्यम से नहीं कर सकते। जैसे सूर्य आदि के ताप का मापन किसके माध्यम से करते हैं? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन का जैसे घोल का बुलबुला बनता है तो उसमें जो अंदर का उसके दाब होता है वो दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी बुलबुला बन पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है।
और कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि साबुन का बुलबुला बनता किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगर आपको ताम्र संदूषण से बचाना है तो पीतल के बर्तनों पर क्या होता है, रांगे या टिन की परत चढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो भी चूज किए हैं आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के, क्योंकि फल पकाने के लिए बात आती है तो अब मुख्यतः किसका ध्यान आता है, एथिलीन गैस का या फिर कैल्शियम कार्बाइड का, इन्हीं दोनों का याद आता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए, इथेफॉन का भी प्रयोग करते हैं किसके लिए, फल पकाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इथेफॉन का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी जो होता है लौह तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कारबिक एसिड। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। और विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन क्या होते हैं, इनके केमिकल नेम, इनकी कमी से होने वाले रोग, या विटामिन किस पे घुलनशील है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं। जैसे विटामिन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपके विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो शेष विटामिन बचती हैं, डी, ई, के, ए, ये विटामिन आपके किसमें, वसा में घुलनशील है। तो कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, जो इसकी स्मृति होती है, मेमोरी होती है, इसका नियंत्रण किसके माध्यम से करते हैं, तो सेरिब्रम के माध्यम से। साइंस की क्लास में मैं आपको डिटेल्स इसको समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विश्व निवेश रिपोर्ट। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है एक वार्षिक प्रकाशन है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है इसका प्रकाशन किया जाता है UNCTAD के द्वारा। ये क्या करता है, विश्व भर के विश्व आर्थिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्टांड है। इसी के माध्यम से क्या होता है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। जो भी 2019 की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि भारत के पास कितना विदेशी निवेश, 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। इसके आधार पर भारत को 9वां स्थान मिला था FDI प्राप्त करने में। और अभी 2020 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 40% की FDI की गिरावट हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम दूसरे वीडियो में कवर कर रहे हैं, आप उस वीडियो को भी देखते जाइए। हमारे चैनल पर रेलवे NTPC और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करके जनरल साइंस की अलग क्लास चल रही, करंट अफेयर की अलग चल रही है और GK की क्लास अलग चल रही। आप इन तीनों क्लासेस को देखते जाइए, आप 40 नंबर में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे और साथ में रेगुलर रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं, किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ पे किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं वहाँ की मांग और आपूर्ति के आधार पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 50 kg एप्पल है, ठीक है। आप 50 kg एप्पल है, आपने कहा ये 51 kg को मैं 100 रुपये में बेचूंगा। देखिए जब आप मार्केट गए तो वहाँ देखा मार्केट में तो कम से कम 500 kg एप्पल पड़ा हुआ है और ख़रीदने वाले मुख्यतः क्या है कि 100 kg खरीदने के लिए तैयार है, ग्राहक इतने हैं नहीं कि तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, एप्पल बहुत सस्ते दामों में बेचना होगा, क्योंकि जितनी मांग है मांग से ज़्यादा आपूर्ति है। अगर ऐसे कंडीशन, जब मांग ज़्यादा हो आपूर्ति कम होती है तो दाम बढ़ जाता है कीमत, और जब मांग कम हो आपूर्ति ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, कीमत घट जाती है। यही क्या होता है, बाजार का सिद्धांत होता है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर निम्नलिखित में कौन सा समृद्ध योजना का उद्देश्य है। जो समर्थ योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह समर्थ योजना का संबंध किससे है, तो समर्थ योजना का संबंध है आपका टेक्सटाइल सेक्टर से। टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण के लिए इस योजना को बनाया गया था। जैसे आप सबको पता है कि इस टाइम पे हमारे PM नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर के लिए आपको हर क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, इसीलिए इस योजना का निर्माण किया गया था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पॉलिटेक्निक से अलग अलग फील्ड से टेक्सटाइल में करते हैं, उनके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बन सकें, इसी पर बल दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न किसके आधार पर निर्दिष्ट करती है? कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा में है कि नहीं, इसका निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं? तो इसका निर्धारण करते हैं घरेलू उपभोग के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। घरेलू उपभोग के आधार पर क्या होता है? गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। जैसे आपको पता है कि कितना, जैसे एक घर में 50,000 कमाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब 50,000 व्यक्ति अकेले कमा रहे हैं और उसके घर में कितने 10 मेंबर हैं, तो उसमें कितना उपभोग कर पाएगा? एक घर में क्या हो रहा है, 40,000 ही कमा रहा है, लेकिन उसके घर में मेंबर कितने 2 हैं, तो किसका उपभोग ज़्यादा रहेगा? जिस संख्या के आधार पर पूरे व्यक्ति का आकलन करते हैं, इसी के आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसका निर्धारण करती है। जैसे BPL कार्ड धारक होते हैं, तो BPL क्या होता है, जो लो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, तो वो जो घरेलू उपभोग होते हैं उसके आधार पर भारत सरकार गरीबी का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को छोटे लोन देने के लिए खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने का निर्णय लिया है? तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने खुद को क्या किया, स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने का निर्णय किया है। जैसे आपको पता है कि इस टाइम पर डिजिटल लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए जो भी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।